आप ये देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हर साल हमारे मुल्क में हज़ारों लोग केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स में एमफिल, पीएचडीज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई भी इनोवेशन नज़र ही नहीं आ रही है। तो ऐसे मरहले के अंदर आप एक नौजवान को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि आइए जनाब और तालीम हासिल कीजिए। वो एक बड़ा मशहूर मकूला है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खैर फ़िलहाल मैं इस जुमले से एग्री तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड आर्ट होता है। एक मुल्क की तरक्की के अंदर, उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जहाँ आर्ट्स, स्पोर्ट्स का भी अपना उतना ही किरदार है कि जितना कि एक साइंस और अदर्स एजुकेशंस का भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाहे आप इसको स्पोर्ट्स की फील्ड में ले जाएं, आप चाहे आप इसको गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की तरफ ले जाएं, आप उन इदारों की बात कर लें कि जिनकी ज़िम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इवन के अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर लें तो इस वक्त बदतरीन तरीके से नेपोटिज्म और रेड टेपिज्म हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुका है। और यही वो एक वजह है कि जिसकी वजह से एक डाई हार्ड स्टूडेंट को एक इंतहाई डीमोटिवेशन मिलती है कि यार अगर मैं इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ तो फिर भी मुझे आखिरकार क्या मिलना है। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से माइनिंग के अंदर इंजीनियरिंग कर भी लेता है, लेकिन उसको ये बात पता है कि दर हकीकत माइंस के ऊपर हेड ऑफ इंजीनियर तो वही होगा कि जो वहाँ का लीज होल्डर का बेटा होगा। क्योंकि हम जिस माशरे के अंदर, जिस कैपिटलिस्ट और जिस फ्यूडलिस्ट माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस माशरे के अंदर कभी भी टैलेंट को उस हिसाब से रेट नहीं किया जाता। जब उसके टैलेंट को उस हिसाब से रेट नहीं किया जाएगा तो हर शख्स अपनी बेहतर कीमत के लिए यहाँ से चला जाएगा। अगला कॉज समझाने के लिए आपको एक मिसाल देकर मैं इस बात को सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो एक बहैसियत एक कौम जो है वो या तो इंतहाई शरीफ कौम है या शायद इंतहाई बेवकूफ़ कौम है। बेवकूफ़ इस तरह से इसलिए, और मैंने उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी वजह यह है कि अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये कौम कभी भी किसी से कोई सवाल ही नहीं उठाती कि उसको जो तारीख बताई जा रही है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं, आया उनकी वैलिडिटी क्या है। किसी शख्स ने कह दिया कि जी वो पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सेकंड पर आया है, तो सवाल इस बात पे उठ रहा है कि इतना फारिग वक्त किसके पास है कि जो ये रेट करता फिर रहा है कि जी कौन सा कौमी तराना कितना अपीजिंग है। आपको किसी ने कह दिया कि जी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि वो कौन से इदारे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को जो है वो रेक्टिफाई करते फिर रहे हैं। जनाब, अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स और उनकी वर्किंग किसी एक इदारे के अंदर मॉनिटर हो रही है तो फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ही कहाँ रही हैं। ये तमाम सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो एक कौम की आंखों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो अगला कॉज है वो भी इसी तरह की एक क्लाउडी सिचुएशन है कि हमें बताया गया है कि पाकिस्तानी बहुत इंटेलिजेंट कौम है, जबकि दुनिया का सर्वे तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के अंदर अगर 200 ममालिक की लिस्ट बनाई जाए तो 120वें नंबर पर आ रहा है। पाकिस्तानीज़ का जो एक एवरेज IQ है वो 80 है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि दुनिया के एक बहुत मशहूर साइंसदान गुजरे हैं, उनका IQ लेवल 160 था। ठीक है जी, हर शख्स तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो हम उनके मिडवे पे खड़े हुए हैं, आधे रास्ते पर हैं। अगले कॉज की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कॉज को समझाने के लिए इस तरीके से आप बात को समझिए कि देखिए पाकिस्तान सिर्फ 2 या 3 शहरों पर मुश्तमिल नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को निकालते हैं और ये देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो एक स्टैंडर्ड है उस पर पाकिस्तान के कितने शहर पूरे उतरते हैं, तो बामुश्किल हम लिस्ट के अंदर 3 से 4 नाम ही ले पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहरों के अंदर नौजवानों के लिए वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए वो पार्क्स नहीं हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास जिम्नेजियम्स नहीं है कि जहाँ पर एक स्टूडेंट अपना कैथारसिस कर सके, वो अपनी जो एक्स फैक्टर्स हैं उनको भी ब्रो कर ला सके।
तो लिहाजा वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। उस डिप्रेशन की वजह से जो एंजाइटी है, जो उसको कैरियर में आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो तालीम में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट जो पैदा हुआ था बिजनेसमैन, अनफॉर्चुनेटली पढ़ रहा है केमिस्ट्री और वो अपना कैथार्सिस भी नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे मामलात के अंदर स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं और फिर राह फरार इख्तियार करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों का अगला जो कॉज है कि जो उनको मुल्क के साथ वो अफेक्शन उनकी ख़त्म कर रहा है, वो है द मेलाइंड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जब आप अपनी किताब खोलते हैं और आपसे कोई कहता है कि चलें जी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती है 712 AD से, जबकि 712 AD के अंदर तो किसी के ख्यालो गुमान में भी नहीं था कि कभी पाकिस्तान बना लिया जाएगा। पाकिस्तान की तहरीक तो सही मायनों में 1940 से स्टार्ट हुई है और अगले 7 सालों के अंदर ड्यू टू द कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पाकिस्तान वजूद में आ गया। वो जिस हसल के अंदर वजूद में आया उसको हम फिर किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ भी समझने की बात ये है कि ये कंट्री स्टार्ट से ही कुछ विजन लेस सर नज़र आया। उसके बानी का अपना एक अलग तसव्वुर था। कायदे आज़म के गुजरते ही 1949 के अंदर इस मुल्क को एक टोपी पहना दी गई, जिसके बाद इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल अलग कर दिया गया। और फिर उसके बाद 1960s से जब से मुल्क मिलिट्री के कंट्रोल में गया, तो एक ऐसी हिस्ट्री ने जन्म लिया जो कभी हुई नहीं। हमारा तो आज हाल ये है कि कभी हम तुर्की हीरो के ऊपर जो है वो खुश हो रहे होते हैं, कभी अरबी हीरोज़ के ऊपर खुश हो रहे होते हैं। हु इज़ योर ओन हीरो? आपके कंट्री ने पिछले 70 सालों में कितने हीरोज़ क्रिएट किए हैं? कोई हीरो क्रिएट नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में कोई हीरोज़ ही क्रिएट नहीं कर पाए। हमने अपनी तारीख़ में बहुत से नगीने पैदा किए हैं और आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन अनसंग हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आपको इत्तला देंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज कौम की मेंटल कंडीशन ये है कि वो शख्स जो इस मुल्क से कई साल पहले अपना नाता छोड़ के किसी और मुल्क में जाके बस गया है और उसकी औलादों में से कहीं किसी ने अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में कोई कारनामा कर दिया, तो हमारे न्यूज़ चैनल्स हमें बताते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी नैयाद शख्स ने वहाँ पर यह कारनामा कर दिया, जबकि उसकी तो पूरी ज़िंदगी की डेवलपमेंट ही वहीं पे हुई है और वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने से भी शर्मिंदगी महसूस करता है। तो लिहाजा इस ड्रामे को यहाँ पर बंद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी वजह की तरफ। इस कॉज को समझने के लिए बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप सुबह उठकर एक मज़दूर कहीं से हायर करके ले आते हैं और उसको बगैर कुछ काम दिए, कुछ टास्क दिए, बस एक जगह लाकर बिठा देते हैं, तो आप देखेंगे कि शाम तक वो इंतहाई बेजारी के आलम में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपने उसको एक विज़न नहीं दिया, उसको एक डायरेक्शन नहीं दी, तो उसका अपना आप बिल्कुल फजूल है। ये बिल्कुल इसी तरह से समझने की बात है कि बहैसियत मुल्क आपका विज़न क्या है। क्या आपको किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये विज़न दिया है कि 2030 में हमें चांद पर कदम रखना है? क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने आपको ये विज़न दिया है कि क्या किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट के जहन में एक नया इकोनॉमिकल सिस्टम डेवलप हो कि ताकि हम ब्रिटेन वुड, IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी सैंक्शन से बाहर निकल के खड़े हो जाएं? लेकिन क्योंकि आपके पास ऐसे विजनरी लीडर्स ही नहीं हैं, तो लिहाजा विजनरी लीडर्स ना होने की वजह से आपका नौजवान अपने आप को बिल्कुल मिसफिट कंसीडर करता है। उसको खुद भी विजन नज़र नहीं आ रहा कि बेसिकली मैं एक ऐसी बस में बैठा हुआ हूँ जिसकी मंजिल क्या है उसको खुद भी नहीं पता। सो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड द डिस्पैरिटी ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान के क्यों पाकिस्तान का यूथ इस वक्त इंतहाई नाउमीदी का शिकार है। अब आखिर में आपको एक मैच्योरिटी टेस्ट से गुजारते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ प्योर पीपल। तो आया इस डेफिनेशन पे खुद को भी रख कर देखिए कि क्या वाकई आप इस डेफिनेशन पर पूरा उतरने के काबिल हैं या नहीं, या आज हमारी जहनी पसमानदगी इस चीज़ का शिकार है कि अगर हिंदुस्तान, अगर इंडिया अपना एक प्रोजेक्ट चांद पे लॉन्च करते हैं और वो उससे कुछ पहले नाकाम हो जाते हैं, तो हम सिर्फ इस बात पे खुश होते रहे कि देखें जी ये तो बहुत बड़े बने थे और चांद पे पहुंचेंगे। जनाब, आप तो अभी तक इस
लिस्ट से ही बहुत दूर हैं कि आप ये सोच भी सकें कि आपको एक मून प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। दुनिया के अंदर आज हमारी कैफियत ये हो गई है कि पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे जब वो अपने आप का एक एनालिसिस इंडिया के साथ कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर अब हम इंटरनली हमारे सबकॉन्शियस के अंदर भी ये बात जानते हैं कि हम उनसे नहीं जीत सकते। तो आज हम सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे होते हैं कि वो अब कहाँ पर नाकाम होंगे। वो कौम बन गई है कि जिसने अपना सुपर कंप्यूटर खुद बना लिया, और आप एक बहुत मामूली सी चिप तक आज तक खुद डिज़ाइन नहीं कर सके। आखिर में ये बात जहन में रखिएगा कि इस जनरेशन के अंदर ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात की जाए तो हर शख्स अपने आप में एक इंतहाई यूनिक होता है। उसकी यूनिकनेस को पहचानना और उसको समझना ही इस मैच्योरिटी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और अगर इस बात को समझ लिया जाए कि एक कंट्री को चलाने के लिए हर किस्म के टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो शायद कि ये मसाइल हल हो जाएंगे।